दिस इज सम पॉइंट दैट फॉरेस्ट इंक्रीज किया है, जो हमारे बैरन लैंड्स हैं उससे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। करंट फैलो लैंड्स इंक्रीज किए हैं एज कंपैरिजन टू 2008-2009। यू कैन सी इन योर बुक दैट पार्शियल लैंड्स ने डिक्रीज किया है, और एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स जो थे वो 1.50 से 1960 एंड 61 में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने और डिक्रीज किया है, 1.11% पे वो आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। कुछ लैंड डिग्रेडेशन और उसके कुछ कंजर्वेशन मेजर्स। दीज आर दी सम कॉजेस एंड सम मेजर्स, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। Let's first study with some book. We have shared our land. We have shared with the past generation, and with the past generation, हमने अपने past and will have to do with the future generation too. हम अपने लैंड को शेयर करते हुए आ रहे हैं पास्ट जनरेशन से, अब हमें इन्हें शेयर करना है फ्यूचर जनरेशन। एंड 95% of our basic needs for food, shelter, clothing are obtained from the land. 95% of basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land, but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है दैट दिस टाइम वो डिग्रेड कर रही है लैंड को, वो डिग्रेड ही नहीं कर रही, हमारी लैंड को नुकसान ही नहीं पहुंचा रही है, और नुकसान ही नहीं पहुंचा रही बल्कि यू कैन से वो नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। मीन्स कि हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हमारा लैंड डिग्रेड ही नहीं कर रहा, हमारे जो एनवायरनमेंट जो नेचुरल फोर्स है उनको भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ फोर्स कर रही है कि वो भी लैंड को डैमेज करें, दैट एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। 130 मिलियन हेक्टेयर्स हैं जो डिग्रेड हो चुके हैं लैंड इन इंडिया में। Approximately 28% of it belongs to the category of forest degrade area. जो 28% है वो फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में जो डिग्रेड एरिया है वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। एंड 56% ऑफ इट्स इज वाटर एरोडेड एरिया, जो 56% है वो वाटर एरोडेड एरिया है, एंड रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट, और जो अदर है उसमें सलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट्स होते हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। इन कारणों से भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन और मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सब के कारण पूरा लैंड डिग्रेड हुआ है। माइनिंग साइट्स आर abundant after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburden. जो माइनिंग साइट्स होती हैं, हम क्या करते हैं, माइनिंग साइट्स को ओर्स को निकालने के लिए बहुत खाई या गहरे गड्ढे खोदते हैं, और उसके बाद उन गड्ढे को हम क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, उनको ओपनली छोड़ देते हैं, और ओवरबर्डिंग ओपन छोड़ देते हैं। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड द लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। जब हम किसी भी एरिया को, माइनिंग साइट्स मतलब किसी भी एरिया को ओपनली लेफ्ट कर देते हैं, मिनरल साइट्स ओपनली लेफ्ट कर देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड्स आती हैं,
लैंड स्लाइड्स आएंगी तो उससे नुकसान किसको होगा? ह्यूमन। जब लैंड स्लाइड्स आएगी तो ऊपर की मिट्टी जो होती है, जो टॉप लेयर्स होती है सॉइल की, वो अपने साथ लैंड स्लाइड्स में बहा के लेके चली जाती हैं। वो सारी यूजफुल की चीज़ें अपने साथ बहा के लेकर चली जाती हैं, उन गड्ढों में भर जाती हैं। एंड ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में भी क्या होता है, इनमें क्या डिग्रेडेशन ड्यू टू माइनिंग के कारण यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। एंड इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। क्योंकि हमने देखा कि 1960 और 61 में जो हमारे पास्चर लैंड और जो ग्रेजिंग लैंड 4.71% थे, वो अब 3.38% ही बचे हैं। इसके कारण कुछ ज़्यादा ही ओवर ग्रेजिंग हो जा रही है। जब हमारे जानवर वहाँ पे कुछ खाने जाते हैं तो क्या होता है, वो उनको जड़ से उखाड़ देते हैं, जिससे जो हमारी लेयर होती है, जो टॉप लेयर्स होती है, वो भी अलग हो जाती है। एंड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉजिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन salinity and alkalinity in the soil। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में हमने अपनी 9th क्लास में यू हैव रेड दैट हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स का यूज़ हो रहा था पंजाब और हरियाणा में, जिससे उनके प्रोडक्शन बहुत ही इंक्रीज़ हुआ। और आफ्टर डैट वो लोग पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे थे। जब हम पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उसके बाद जब वाटर हम वहाँ पे डालते हैं, वाटर को जब हम खेतों में पानी डालते हैं तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो बह के क्या हो जाते हैं, जो केमिकल्स हैं वो हमारी जो ऊपर की मिट्टी, जो केमिकल्स हैं उनको अपने साथ बहाते बहाते लेके चले जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जो हमारा लैंड का है वो डिग्रेडेशन हो जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइन, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ सतना मध्य प्रदेश में एक सीमेंट इंडस्ट्रीज है। और वहाँ जो सीमेंट इंडस्ट्री, जब सीमेंट तैयार हो जाती है, जो उसके फाइन पार्टिकल्स उड़ते हैं, यू कैन से द मिनरल प्रोसेसिंग लाइन, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, जब आप ग्राइंड करते हो लाइमस्टोन्स को फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज, एंड कैलिकेट एंड सोपस्टोन फॉर केरामिक इंडस्ट्री, जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। इसके कारण बहुत सारे डस्ट एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। डस्ट बहुत एटमॉस्फेयर में धूल उड़ने लगती है, एंड जब धूल उड़ती है तो इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। तो ये क्या होता है, जब धूल उड़ती है तो ये धूल उड़ के नीचे सॉइल में जमा हो जाती है, और जब जमा हो जाती है तो क्या होता है, हम जब उसमें पानी डालते हैं, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो जो हमारी सॉइल है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि उस पर किसकी लेयर जम गई है, उस सीमेंट की लेयर जम गई है। कैलिकेट, सोपस्टोन, जो कैरेमिक इंडस्ट्रीज में जो इनके जो डस्ट एटमॉस्फेयर में फैल रहे हैं, उसके कारण सॉइल में एक परत जम जाती है, और जब हम उस पर पानी डालते हैं तो वो मिट्टी उसको बिल्कुल सोख नहीं पाती, और ये इससे भी हमारा लैंड डिग्रेड होता है। इन रीसेंट एरिया इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड। हमारा जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, जो इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, उसके कारण हमारे लैंड्स को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लाइक वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन, हमारे सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेड होती चली जा रही है। And there are many ways to solve the problems of land degradation। हम बहुत तरीके से लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अफॉरेस्टेशन, हम पेड़ों को लगा सकते हैं। यू कैन से देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन। मीन एफॉरेस्टेशन करके प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग,
कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो ग्रेजिंग, जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। जो हम प्रॉपर मैनेज करें तो ओवर ग्रेजिंग जो है वो कम हो जाएगी। एंड द थर्ड इज प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, stabilizing of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid areas. एरिड एरियाज में क्या होता है कि काफ़ी जो एरिड एरियाज में काफ़ी धूल उड़ता है, तो हम एक तरीका इसको क्या कर सकते हैं कि आप अपने चारों तरफ, मतलब उस लैंड के चारों तरफ प्लांट्स को ग्रो कर दो, प्लांट्स को, बड़े बड़े पेड़ों को लगा दो। और जब शेल्टर बेल्ट, हम उन्हीं को कहते हैं, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट। जब आप बड़े बड़े प्लांट्स को उनके चारों तरफ लगा दोगे तो क्या होगा कि जो आपने अंदर क्रॉप्स बोए हैं उनमें वो धूल मिट्टी नहीं आएगी। वो धूल जो एटमॉस्फेयर में जो परत, जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो आगे उसमें नहीं जमेंगे। एंड अगर आप कांटेदार झाड़ियाँ भी लगा दोगे तो इसमें क्या होगा, जो एनिमल्स हैं, एनिमल जो यू कैन से ग्रेजिंग ऑफ लैंड, ये भी नहीं होगा, उसमें एनिमल्स भी नहीं जा पाएंगे। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप ओवर इरिगेशन भी होता है तो आप उसमें जो जड़ है, जो प्लांट्स की जड़ है, वो आपकी जो ऊपर की जो मिट्टी है, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, उसको भी बहने नहीं देंगी। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, प्रॉपर आप मैनेजमेंट कर सकते हो वेस्ट लैंड का। आप कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, जो प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल, जो इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट होते हैं उनको आप एक प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट या प्रॉपर जगह पे डाल सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, कैन रिड्यूस कर सकते हो। लैंड डिग्रेडेशन इससे रिड्यूस होगा। और जो वाटर डिग्रेडेशन हो रहा है इंडस्ट्रियल के कारण, सबर्बन एरियाज में जो वाटर डिग्रेडेशन हो रहा है उसके ये कम हो जाएगा अगर हम इसका यूज़ करें। यू कैन यूज़ अफॉरेस्टेशन, मैनेजमेंट आप कर सकते हो ग्रेजिंग लैंड को, आप उनके चारों तरफ जो शेल्टर प्लांट्स है उसको लगा दो। रेगुलेटिंग माइनिंग, आज आपने यहाँ माइनिंग की है, फिर आप कुछ दिन बाद मतलब लैंड्स को कहीं और माइनिंग कर सकते हो, आप रेगुलेट कर सकते हो टाइम टू टाइम। आप आज कर रहे हो, कुछ महीनों बाद करो। डिप इरिगेशन, स्प्रिंकल्स, मतलब आप ड्रिप इरिगेशन करिए, कम पानी का यूज़ करिए। इरिगेशन फैसिलिटी मीन फुहारों का यूज़ करिए। स्प्रिंकल्स मतलब फुहारों का आप यूज़ कीजिए। ड्रिप इरिगेशन मतलब थोड़ा सा पानी डालिए एंड दैट मतलब इरिगेट करने के बाद आप उसको हटा दीजिए। आफ्टर दैट प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, मैंने बताया ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस को चारों तरफ उगा दीजिए, कांटेदार झाड़ियों को। इससे भी आपके डिग्रेडेशन और यू कैन से इरिगेशन, स्प्रिंकल, मतलब कई यूजेस होंगे लैंड के। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एज अ रिसोर्सेज। सॉइल एज अ रिसोर्सेज, soil as a resource. Soil is the most important renewable resources. Soil is the most important renewable resources. अगर हम डिफरेंट करें, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन लैंड और सॉइल, तो यू कैन से इन लैंड मास, लैंड इन जनरल मतलब पूरी अर्थ का लैंड मास है। मतलब लैंड इन जनरल यू कैन से लैंड ब्रॉड टर्म में यूज़ किया जाता है, सॉइल नैरो टर्म में। और लैंड इन जनरल मतलब पूरे अर्थ का वो लैंड मास है। जैसे प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन्स का यूज़ करते हैं, ये सब एक पार्ट है लैंड के। लैंड एज रिसोर्स का प्लेन, माउंटेन, ये सब एक पार्ट है। अर्थ का लैंड मास, लैंड इज अर्थ का लैंड मास। और irrespective of the nature of that area, it is being characterized as land. अगर हम लैंड को करें, लैंड एज रिसोर्स का ये सब प्लेन, माउंटेन, ये सब पार्ट है। और irrespective of the nature of that area, it is being categorized as land. इन सबको कैटेगराइज में बांटा गया है लैंड को, माउंटेन्स को, प्लेन्स को, सबको। एंड माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज। फॉरेस्ट, सॉइल जब हम टोटल लैंड मास को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग
डिवाइड करते हैं उनके बेसिस, अलग अलग पार्ट्स में उनको बांटते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को के बेसिस पर उनको जब हम क्लासीफाई करते हैं तब हमारा क्या होता है, दैट इज सॉइल। एंड नैरो डाउन किया जाए सॉइल, सॉइल एक नैरो डाउन है, सॉइल लैंड का एक पार्ट है, एक नैरो डाउन है। सो लैंड ब्रॉड टर्म्स में यूज किया जाता है और सॉइल को हम नैरो टर्म्स में उसको यूज करते हैं। एंड सॉइल एज अ रिसोर्स मतलब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यू कैन से सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है हमारा सॉइल, ठीक है। एंड सेकेंड, इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, इसी सॉइल पे प्लांट ग्रोथ भी होते हैं एंड ह्यूमन प्लांट ग्रोथ रहते, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या रहते हैं इस अर्थ पे। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, जो सॉइल है वो एक लिविंग सिस्टम है। क्यों? इट टेक द मिलियंस ऑफ ईयर, बट सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एंड मतलब सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू, मतलब जो मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं उसमें सिर्फ सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ ही सॉइल बनता है, सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ ही सॉइल बनता है। एंड रिलीफ मतलब उसको बने रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Formation of soil के लिए relief, parent rock और bed rock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of life, in the formation of soil है। First, and you can say various forces of nature such as change in temperature, जो various forces of nature होते हैं such as change in temperature, actions of running water, wind, glaciers, activities of decomposers etc. contribute to formation of soil है। हमारा जो temperature है, जो water है, जो हमारे waters होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जो हमारे विंड्स होते हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, दैट एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी सॉइल्स में मतलब टेक प्लेस होते हैं, सॉइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉइल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनमें ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। ऑन दीज फैक्टर्स, on the basis of the factors responsible of the soil formation, ये जो factors है यही affect करते हैं हमारे soil formation के लिए। हमारे soil के colors में thickness, texture, age, chemical, physical और properties, the soils of India are classified in different types and like देखिए टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस रहता है और इसी में हम ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन करते हैं। सेकंड, जो उसके नीचे पार्ट आता है सब सॉइल, जो उसका नीचे पार्ट आता है सब सॉइल, वेदर रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले आते हैं और ये एक बेस होता है इस सॉइल का। टॉप सॉइल का जो बेस होता है वो सब सॉइल, वेदर रॉक्स, इसमें वेदर रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले है। एंड द थर्ड इज सबस्टेरम वेदर पैरेंट्स रॉक मटेरियल। सबस्टेरम वेदर पैरेंट्स रॉक मटेरियल्स में इसमें क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, हीट, रेनफॉल, इसमें काफ़ी क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, हीट होता है, रेनफॉल होते हैं, वेजिटेशन टाइम टू टाइम, रनिंग वाटर, विंड एक्टिविटीज, सब इसमें चेंजेस आते हैं। एंड वेदर पैरेंट्स बेड रॉक, ये आपने यू कैन रीड दैट क्रस्ट मेंटल कोर,
क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर, या आपने अपने अर्थ का पार्ट पढ़ा था, दैट इज जो क्रस्ट लेयर हमारे 3 लेयर्स है, जो हमारी क्रस्ट लेयर है उसी का बेस होता है अनवेदर्ड पैरेंट बेडरॉक। जो क्रस्ट लेयर है उसी का बेस होता है अनपैरेंट एंड वेदर्ड पैरेंट बेडरॉक। क्रस्ट लेयर का पार्ट है, मीन्स कह सकते हो आप क्रस्ट लेयर का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वही है अनवेदर्ड पैरेंट बेडरॉक, जिसमें सिर्फ यू कैन से बेड रॉक्स ही रहते हैं, बेड रॉक्स ही अवेलेबल रहते हैं।